ज्ञान नॉलेज माइनस अर्थ स्रोत और प्रकार। 1. ज्ञान का अर्थ मीनिंग ऑफ नॉलेज। साधारण शब्दों में किसी वस्तु या विषय के बारे में वैसी ही जानकारी होना जैसी वो वास्तव में है, ज्ञान कहलाता है। ज्ञान एक प्रकार की मानसिक शक्ति है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का अर्थ केवल सूचना प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस सूचना को समझकर अपने जीवन में उतारना है। 2. ज्ञान के मुख्य स्रोत सोर्सेज ऑफ नॉलेज। हमें ज्ञान मुख्य रूप से निम्नलिखित माध्यमों से प्राप्त होता है। इंद्रिय अनुभव सेंस एक्सपीरियंस। हमारी पांचों इंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा ज्ञान प्राप्ति के सबसे प्राथमिक द्वार हैं। देखकर, सुनकर या छूकर प्राप्त ज्ञान इसी श्रेणी में आता है। तर्क बुद्धि रीजनिंग। जब हम मानसिक रूप से सोच विचार करते हैं और तथ्यों का विश्लेषण करते हैं तो वो तर्क द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है। अधिकार आप्त वचन अथॉरिटी। विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों या महान विद्वानों द्वारा कही गई बातों और ग्रंथों से प्राप्त ज्ञान। अंतःप्रज्ञा इंट्यूशन। कभी कभी हमें बिना किसी तर्क के अचानक से किसी सच्चाई का अनुभव होता है, जिसे भीतरी आवाज या अंतरात्मा का ज्ञान कहते हैं। 3. ज्ञान के प्रकार टाइप्स ऑफ नॉलेज। दार्शनिक दृष्टिकोण से ज्ञान को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। 1. अनुभवजन्य ज्ञान ए पोस्टीरियोरी नॉलेज। ये वह ज्ञान है जो हमें बाहरी दुनिया के अनुभवों और प्रयोगों से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, आग गर्म होती है माइनस ये हम छूकर या अनुभव करके सीखते हैं। 2. प्रागनुभविक ज्ञान ए प्रायोरी नॉलेज। यह वो ज्ञान है जो अनुभव से पहले ही हमारे मस्तिष्क में तर्क के आधार पर स्पष्ट होता है। इसमें प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए 2 + 2 = 4 एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे केवल तर्क से समझा जा सकता है। 4. ज्ञान और सूचना में अंतर डिफरेंस बिटवीन नॉलेज और इंफॉर्मेशन। आधार सूचना इंफॉर्मेशन, ज्ञान नॉलेज। प्रकृति यह केवल तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह है। यह सूचना को समझने और लागू करने की क्षमता है। क्षेत्र इसका दायरा सीमित होता है, इसका दायरा बहुत व्यापक और गहरा होता है। प्राप्ति इसे पढ़कर या सुनकर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसे अनुभव और निरंतर अभ्यास से प्राप्त किया जाता है। शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन। 1. शिक्षा का अर्थ मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना अथवा सिखाना। यदि इसके अंग्रेजी शब्द एजुकेशन को देखें तो यह लैटिन के एजुकेटम से बना है, जिसका अर्थ है बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना या विकसित करना। 2. शिक्षा की प्रमुख अवधारणाएं मेजर कॉन्सेप्ट्स। शिक्षा को मुख्य रूप से 3 दृष्टिकोणों से समझा जाता है। क. शिक्षा का संकुचित अर्थ नैरो मीनिंग। इसे केवल स्कूली शिक्षा माना जाता है। यह एक निश्चित समय और निश्चित स्थान विद्यालय पर दी जाती है। इसमें पाठ्यक्रम और समय सारणी पूर्व निर्धारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा पास करना और उपाधि डिग्री प्राप्त करना होता है। ख. शिक्षा का व्यापक अर्थ ब्रॉडर मीनिंग। इसके अनुसार शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी अपने अनुभवों से सीखता है वो शिक्षा है। इसमें कोई निश्चित स्थान या समय नहीं होता। व्यक्ति समाज, परिवार और प्रकृति से निरंतर सीखता है। ग. शिक्षा की विश्लेषणात्मक अवधारणा एनालिटिकल कॉन्सेप्ट। द्विमुखी प्रक्रिया। एडम्स के अनुसार शिक्षा में शिक्षक और छात्र 2 पक्ष होते हैं। त्रिमुखी प्रक्रिया। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा में 3 पक्ष होते हैं, शिक्षक, छात्र और सामाजिक वातावरण पाठ्यक्रम। 3. शिक्षा के विभिन्न रूप फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। 1. औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन, जो संस्थानों में योजनाबद्ध तरीके से दी जाती है, जैसे स्कूल, कॉलेज। 2. अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन, जो बिना किसी योजना के आकस्मिक रूप से प्राप्त होती है, जैसे परिवार, मित्र, समाज। 3. निरौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन,
ये लचीली होती है और उन लोगों के लिए है जो स्कूल नहीं जा सकते, जैसे पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा। 4. शिक्षा के मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव्स। सर्वांगीण विकास, बालक का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास करना। आत्मनिर्भरता, छात्र को व्यावसायिक रूप से कुशल बनाना ताकि वो जीविकोपार्जन कर सके। सामाजिक कुशलता, व्यक्ति को समाज का एक उपयोगी और उत्तरदायी अंग बनाना। चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यों और अच्छे व्यवहार का विकास करना। निष्कर्ष, कंक्लूजन। संक्षेप में, शिक्षा वो प्रक्रिया है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है और व्यक्ति को पूर्ण मानव बनाती है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास बल्कि राष्ट्र के निर्माण के लिए भी अनिवार्य है। उनका विस्तृत उत्तर हिंदी में दिया गया है। भाग 1, शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य शिक्षा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। संसाधनों का सही उपयोग, मानवीय, शिक्षक, छात्र और भौतिक, भवन, उपकरण, संसाधनों का अधिकतम और कुशल उपयोग सुनिश्चित करना। शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित योजना बनाना। उचित वातावरण का निर्माण, विद्यालय में ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। सहयोग की भावना, शिक्षकों, कर्मचारियों, अभिभावकों और समाज के बीच समन्वय और सहयोग स्थापित करना। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, छात्रों और शिक्षकों में समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना। भाग 2, हंटर कमीशन 1882 की प्रमुख सिफारिशें, मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ हंटर कमीशन। लॉर्ड रिपन ने 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इसकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं। 1. प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। आयोग ने सिफारिश की कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम स्थानीय या प्रांतीय भाषाएं, मातृभाषा होनी चाहिए। इसका प्रशासन और नियंत्रण जिला परिषदों और नगर पालिकाओं को सौंपा जाना चाहिए। 2. माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया। 1. साहित्यिक, लिटरेरी, जो विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए तैयार करे। 2. व्यावहारिक, वोकेशनल, जो छात्रों को व्यावसायिक या व्यापारिक जीवन के लिए तैयार करे। सरकार को माध्यमिक स्कूलों का प्रबंधन निजी हाथों में सौंपने का प्रयास करना चाहिए। 3. उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। सरकार को कॉलेजों के लिए सहायता अनुदान, ग्रांट्स एंड एड देना चाहिए। पाठ्यक्रम में विविधता लानी चाहिए ताकि छात्र अपनी रुचि के विषय चुन सकें। 4. अन्य सिफारिशें, स्त्री शिक्षा, महिलाओं के लिए शिक्षा की अलग व्यवस्था और छात्रवृत्ति की सुविधा दी जानी चाहिए। मुस्लिम शिक्षा, मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए विशेष स्कूल और प्रोत्साहन की व्यवस्था होनी चाहिए। निष्कर्ष, हंटर कमीशन ने भारतीय शिक्षा के विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन पर जोर दिया और प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय शासन के अधीन करने की नींव रखी। अर्थ और परिभाषा का विस्तृत उत्तर यहां दिया गया है। प्रश्न 2, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। 1. मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य व्यक्ति की उस मनोवैज्ञानिक स्थिति से है जिसमें वो जीवन के सामान्य तनावों का सामना करने, अपनी क्षमताओं को पहचानने, कुशलतापूर्वक कार्य करने और समाज में योगदान देने में सक्षम होता है। यह केवल मानसिक रोगों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक अवस्था है। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिर होता है और उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होती। 2. मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषाएं, डेफिनेशंस। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसकी परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। कुप्पुस्वामी के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण कार्य करना। लडेल के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने वातावरण के साथ संतोषजनक समायोजन एडजस्टमेंट कर सकता है। हेडफील्ड के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य, फुल हार्मनी ऑफ पर्सनैलिटी। 3. मानसिक स्वास्थ्य की मुख्य विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स।
एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। 1. आत्म मूल्यांकन, वो अपनी शक्तियों और कमजोरियों को अच्छी तरह जानता है। 2. समायोजन की क्षमता, वह बदलती हुई परिस्थितियों के साथ खुद को ढालने में सक्षम होता है। 3. भावनात्मक स्थिरता, उसे अपने संवेगों, क्रोध, भय, ईर्ष्या पर नियंत्रण होता है। 4. निर्णय लेने की शक्ति, उसमें स्वतंत्र रूप से और सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता होती है। 5. आत्मविश्वास, उसे अपनी योग्यताओं पर भरोसा होता है। 4. मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। जैविक कारक, आनुवंशिकता या शरीर में होने वाले रासायनिक परिवर्तन। पारिवारिक वातावरण, परिवार में झगड़े, प्रेम की कमी या माता पिता का कठोर व्यवहार। सामाजिक वातावरण, पड़ोस, स्कूल का माहौल और दोस्तों का व्यवहार। आर्थिक स्थिति, अत्यधिक गरीबी या कर्ज का दबाव भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 5. मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा, मेंटल हेल्थ एंड एजुकेशन। शिक्षकों के लिए छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ दिमाग वाला छात्र ही बेहतर तरीके से सीख सकता है। यह छात्रों के व्यवहार संबंधी समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। इससे विद्यालय में अनुशासन बना रहता है। प्रशासन का उत्तर यहां व्यवस्थित रूप से दिया गया है। प्रश्न 3. केंद्रीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट सेंट्रल लेवल। 1. परिचय, इंट्रोडक्शन। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। इसका अर्थ है कि शिक्षा के प्रबंधन और कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को है। केंद्र सरकार मुख्य रूप से नीति निर्धारण, समन्वय और उच्च शिक्षा के मानकों को तय करने का कार्य करती है। 2. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। भारत में शिक्षा प्रशासन का सर्वोच्च निकाय शिक्षा मंत्रालय है, जिसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था। इसका नेतृत्व शिक्षा मंत्री करते हैं। इसके 2 विभाग होते हैं। 1. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को देखता है। 2. उच्च शिक्षा विभाग, ये विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा और तकनीकी संस्थानों को देखता है। 3. प्रमुख केंद्रीय निकाय, की सेंट्रल बॉडीज। केंद्रीय स्तर पर शिक्षा के सुचारू संचालन के लिए कई स्वायत्त और वैधानिक संस्थाएं कार्य करती हैं। यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यह उच्च शिक्षा के लिए धन, ग्रांट आवंटित करता है और विश्वविद्यालयों के मानकों को निर्धारित करता है। एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, करिकुलम और पाठ्यपुस्तकें तैयार करने वाली मुख्य संस्था है। एनसीटीई, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, यह शिक्षक प्रशिक्षण, बीएड, डीएलएड आदि के मानकों और संस्थानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। सीबीएसई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये एक राष्ट्रीय स्तर का परीक्षा बोर्ड है जो स्कूलों को संबद्धता प्रदान करता है। एआईसीटीई, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ये देश में इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा के नियोजन और विकास को देखती है। 4. केंद्र सरकार के मुख्य कार्य, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। 1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनईपी, पूरे देश के लिए शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना, जैसे एनईपी 2020। 2. समन्वय, विभिन्न राज्यों की शिक्षा प्रणालियों के बीच तालमेल बिठाना। 3. वित्तीय सहायता, राज्यों और विश्वविद्यालयों को शिक्षा के विकास के लिए बजट प्रदान करना। 4. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यूनेस्को जैसे वैश्विक संगठनों के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना। 5. सांख्यिकी और अनुसंधान, शिक्षा से जुड़े आंकड़े जुटाना और नई शिक्षण विधियों पर शोध करना। 5. केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, केएबी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को सलाह देने वाली सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण संस्था है। यह केंद्र और राज्यों के बीच शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा का एक मंच प्रदान करती है। निष्कर्ष, यद्यपि शिक्षा में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन केंद्रीय प्रशासन ये सुनिश्चित करता है कि पूरे देश में शिक्षा की गुणवत्ता और संरचना में एकरूपता बनी रहे। प्रश्न, पर्यवेक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ सुपरविजन का विस्तृत उत्तर यहां दिया गया है। प्रश्न 4. पर्यवेक्षण का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सुपरविजन। 1. पर्यवेक्षण का अर्थ,
मीनिंग ऑफ सुपरविजन। पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपरविजन का हिंदी अनुवाद है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। सुपर जिसका अर्थ है उत्तम या श्रेष्ठ, विजन जिसका अर्थ है दृष्टि। अतः शाब्दिक अर्थ में पर्यवेक्षण का अर्थ है उत्तम दृष्टि। शिक्षा के क्षेत्र में इसका अर्थ केवल कमियां निकालना नहीं है, बल्कि शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों को मार्गदर्शन देना और उचित सलाह प्रदान करना है। ये एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के अधिगम लर्निंग में सुधार करना है। 2. पर्यवेक्षण की परिभाषाएं डेफिनेशंस। विभिन्न शिक्षाविदों के अनुसार इसकी परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। HR डगलस के अनुसार पर्यवेक्षण वह सेवा है जो शिक्षकों को अपना कार्य अधिक कुशलतापूर्वक करने में सहायता प्रदान करती है। बैर और बर्टन के अनुसार पर्यवेक्षण वो प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षण अधिगम परिस्थिति में सुधार करना है। किम्बल वाइल्स के अनुसार पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास में सहायक एक प्रक्रिया है। 3. पर्यवेक्षण की मुख्य विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स। 1. लोकतांत्रिक प्रक्रिया। आधुनिक पर्यवेक्षण तानाशाही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक है जहां शिक्षक और पर्यवेक्षक मिलकर काम करते हैं। 2. सुधारात्मक दृष्टिकोण। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की कमियों को उजागर करना नहीं बल्कि उन्हें दूर करने में मदद करना है। 3. निरंतर प्रक्रिया। ये कोई एक दिन का कार्य नहीं है बल्कि विद्यालय के विकास के लिए लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। 4. छात्र केंद्रित। इसका अंतिम लक्ष्य छात्रों के सीखने के स्तर और उनके व्यक्तित्व विकास को बेहतर बनाना होता है। 4. पर्यवेक्षण के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षण विधियों में सुधार, शिक्षकों को नई और प्रभावी शिक्षण तकनीकों से अवगत कराना। पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन। ये सुनिश्चित करना कि पाठ्यक्रम सही ढंग से और समय पर पूरा किया जा रहा है। व्यावसायिक विकास। शिक्षकों के कौशल और दक्षता को बढ़ाने के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण आयोजित करना। समस्याओं का समाधान। विद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता करना। 5. निरीक्षण और पर्यवेक्षण में अंतर डिफरेंस बिटवीन इंस्पेक्शन और सुपरविजन। आधार निरीक्षण इंस्पेक्शन, पर्यवेक्षण सुपरविजन। दृष्टिकोण यह आलोचनात्मक और दोष ढूंढने वाला होता है। यह रचनात्मक और सुधारात्मक होता है। प्रकृति यह प्रशासनिक और सत्तावादी होता है। यह लोकतांत्रिक और सहयोगात्मक होता है। उद्देश्य केवल नियमों का पालन चेक करना, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना। निष्कर्ष संक्षेप में पर्यवेक्षण वह माध्यम है जिसके द्वारा विद्यालय की समस्त गतिविधियों को सही दिशा दी जाती है ताकि शिक्षा के उच्च मानकों को प्राप्त किया जा सके। मैनेजमेंट के मुख्य तत्वों और सिद्धांतों को समझना शिक्षा प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के लिए यहां विस्तार से जानकारी दी गई है। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ और परिभाषा। विद्यालय प्रबंधन स्कूल मैनेजमेंट वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय और भौतिक संसाधनों का सही उपयोग करके विद्यालय के शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। इसमें योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन देना और नियंत्रण करना शामिल है। प्रमुख परिभाषाएं जेबी सीयर्स जेबी सीयर्स इनके अनुसार प्रबंधन एक ऐसी कला है जिसके द्वारा संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं का संचालन किया जाता है। सर ग्राहम बैल्फोर शिक्षा प्रबंधन का उद्देश्य सही विद्यार्थियों को सही शिक्षकों द्वारा सही शिक्षा देना है ताकि वे अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम विकास कर सकें। विद्यालय प्रबंधन के मुख्य तत्व एलिमेंट्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना अनिवार्य है। 1. नियोजन प्लानिंग। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करना। इसमें समय सारणी, पाठ्यक्रम और गतिविधियों का निर्धारण शामिल है। 2. संगठन ऑर्गेनाइजिंग। स्कूल के संसाधनों, शिक्षक, कर्मचारी, पुस्तकालय, लैब को इस तरह व्यवस्थित करना कि कार्य सुचारू रूप से चले। 3. निर्देशन डायरेक्टिंग। शिक्षकों और कर्मचारियों को उनके कार्यों के प्रति प्रेरित करना और मार्गदर्शन देना। 4. समन्वय कोऑर्डिनेशन। विद्यालय के विभिन्न विभागों और व्यक्तियों के बीच तालमेल बिठाना ताकि कोई टकराव न हो। 5. नियंत्रण और मूल्यांकन कंट्रोल और इवैल्यूएशन। ये देखना कि कार्य योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं और समय समय पर सुधार करना।
विद्यालय प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत प्रिंसिपल्स। लोकतांत्रिक सिद्धांत डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। प्रबंधन में सभी शिक्षकों और कर्मचारियों की राय को महत्व दिया जाना चाहिए। सहयोग का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। स्कूल की सफलता मिलजुल कर काम करने में है। लचीलेपन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। नियम और योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जिन्हें जरूरत पड़ने पर बदला जा सके। कार्य विभाजन का सिद्धांत डिवीजन ऑफ लेबर। योग्यता के अनुसार कार्य सौंपना ताकि दक्षता बढ़े। उद्देश्य की स्पष्टता। प्रबंधन का हर कदम विद्यालय के शैक्षिक लक्ष्यों से जुड़ा होना चाहिए। निष्कर्ष। संक्षेप में, विद्यालय प्रबंधन केवल प्रशासन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो विद्यालय के वातावरण को सजीव और प्रभावी बनाती है ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 और इसके संशोधित रूप 1992 का भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहुत बड़ा योगदान है। आपके प्रश्न संख्या 5 का विस्तृत उत्तर यहां दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताएं। एनपीई 1986 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में असमानताओं को दूर करना और देश के सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना था। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक समान शिक्षा संरचना 10+2+3। इस नीति ने पूरे देश में शिक्षा का एक ही ढांचा लागू करने पर जोर दिया, जिसमें 10 साल की स्कूली शिक्षा, 2 साल की इंटरमीडिएट और 3 साल का स्नातक कोर्स शामिल था। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं जैसे कमरे, ब्लैकबोर्ड, नक्शे, खिलौने और कम से कम 2 शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। नवोदय विद्यालयों की स्थापना। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों की शुरुआत की गई। समानता के लिए शिक्षा। इस नीति ने महिलाओं, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की वकालत की। शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए जिला स्तर पर डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना का सुझाव दिया गया। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। 1986 की नीति की समीक्षा के लिए राममूर्ति समिति और जनार्दन रेड्डी समिति बनाई गई थी, जिसके आधार पर 1992 में कुछ संशोधन किए गए। इसे कार्य योजना प्रोग्राम ऑफ एक्शन -POA के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख संशोधन। 1. ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का विस्तार। पहले यह केवल प्राथमिक स्कूलों तक था, लेकिन 1992 में इसे उच्च प्राथमिक मिडिल स्कूल स्तर तक बढ़ा दिया गया। 2. नवोदय विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण। ग्रामीण बच्चों के लिए इन स्कूलों की संख्या बढ़ाने और इन्हें और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। 3. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। निरक्षरता को पूरी तरह खत्म करने के लिए वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाया गया। 4. व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन। माध्यमिक स्तर पर छात्रों को हुनर सिखाने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को जोड़ने पर बल दिया गया। 5. स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी। शिक्षा के प्रसार के लिए एनजीओ और निजी संस्थाओं को भी प्रोत्साहित किया गया। निष्कर्ष। 1986 की नीति ने जहां भारतीय शिक्षा को एक ठोस आधार प्रदान किया, वहीं 1992 के संशोधनों ने इसे और अधिक व्यावहारिक और सुलभ बना दिया। आज की हमारी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की जड़ें इन्हीं नीतियों में समाहित हैं। युद्धोत्तर शिक्षा विकास की योजना भी कहा जाता है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर यहां विस्तार से दिया गया है। सार्जेंट रिपोर्ट 1944 की प्रमुख सिफारिशें। सर जॉन सार्जेंट ने तत्कालीन भारत सरकार को शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए एक विस्तृत योजना सौंपी थी। इसकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं। 1. पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्री प्राइमरी एजुकेशन। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त नर्सरी स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य बच्चों को सामाजिक अनुभव देना और अच्छी आदतें सिखाना था। 2. प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इसे 2 भागों में बांटा गया, जूनियर बेसिक 6-11 वर्ष और सीनियर बेसिक 11-14 वर्ष। 3. माध्यमिक शिक्षा हाई स्कूल एजुकेशन। हाई स्कूल की अवधि 6 वर्ष होनी चाहिए, 11 से 17 वर्ष। यह केवल चुनिंदा प्रतिभाशाली छात्रों के लिए होना चाहिए। इसे 2 श्रेणियों में विभाजित करने का सुझाव दिया गया, अकादमिक
एकेडमिक, कला और विज्ञान की शिक्षा के लिए। तकनीकी, टेक्निकल वोकेशनल, छात्रों को व्यावसायिक कौशल सिखाने के लिए। 4. विश्वविद्यालय शिक्षा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों में प्रवेश के मानक ऊंचे होने चाहिए ताकि केवल योग्य छात्र ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। 5. शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग। रिपोर्ट में कहा गया कि शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षकों पर निर्भर करती है, इसलिए शिक्षकों के प्रशिक्षण, वेतन और कार्य परिस्थितियों में सुधार करना अनिवार्य है। 6. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, तकनीकी शिक्षा, उद्योग और वाणिज्य के लिए कुशल श्रमिकों को तैयार करने हेतु तकनीकी संस्थानों की स्थापना। विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए विशेष स्कूलों का प्रावधान। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, छात्रों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और खेलकूद पर जोर। सार्जेंट योजना का मूल्यांकन। पक्ष, विवरण। सकारात्मक, ये पहली ऐसी योजना थी जिसने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा का एक एकीकृत खाका तैयार किया। नकारात्मक, इस योजना को भारत में लागू करने के लिए 40 वर्ष का समय मांगा गया था, जिसे भारतीय नेताओं ने बहुत लंबा और अव्यावहारिक माना। निष्कर्ष, यद्यपि सार्जेंट रिपोर्ट पूरी तरह लागू नहीं हो पाई, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत की शिक्षा नीतियों, जैसे 1986 की नीति में इसके कई सुझावों को आधार बनाया गया। माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन, किसी भी राष्ट्र के विकास की रीढ़ होती है, क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच एक पुल का काम करती है। प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के लिए यहां मुख्य समस्याओं और उनके समाधानों का विवरण दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं। भारत में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं जो इसके उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा डालती हैं। 1. दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, डिफेक्टिव करिकुलम। वर्तमान पाठ्यक्रम मुख्य रूप से किताबी और सैद्धांतिक है। इसमें व्यावहारिक ज्ञान और व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग की कमी है, जिससे छात्र वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं हो पाते। 2. उद्देश्यों की अस्पष्टता। माध्यमिक शिक्षा को केवल कॉलेज में प्रवेश का एक जरिया माना जाता है। इसका अपना कोई स्वतंत्र उद्देश्य नहीं दिखता जो छात्रों को आत्मनिर्भर बना सके। 3. परीक्षा केंद्रित प्रणाली। पूरी शिक्षा प्रणाली केवल परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने पर टिकी है। इससे छात्रों की रचनात्मकता और सोचने की क्षमता दब जाती है। 4. संसाधनों का अभाव। कई स्कूलों में आज भी प्रयोगशालाओं, लैब्स, पुस्तकालयों, खेल के मैदानों और आधुनिक तकनीक कंप्यूटर्स की भारी कमी है। 5. प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। माध्यमिक स्तर पर विषय विशेषज्ञों और आधुनिक शिक्षण विधियों के जानकार शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या है। 6. भाषा की समस्या। माध्यम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेकर अस्पष्टता और अंग्रेजी बनाम क्षेत्रीय भाषा का विवाद भी छात्रों के विकास में बाधक बनता है। समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव, रेमेडीज। इन समस्याओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। पाठ्यक्रम में सुधार। पाठ्यक्रम को व्यावहारिक और जीवनोन्मुखी बनाया जाना चाहिए। इसमें कार्य अनुभव और व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए ताकि छात्र शिक्षा के बाद रोजगार पा सकें। व्यावसायीकरण, वोकेशनलाइजेशन। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर ही छात्रों को तकनीकी और हस्तशिल्प जैसे हुनर सिखाए जाने चाहिए, जैसे नई शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान है। मूल्यांकन पद्धति में बदलाव। केवल वार्षिक परीक्षा के बजाय सतत और व्यापक मूल्यांकन (CCE) पर जोर दिया जाना चाहिए, जिससे छात्र के सर्वांगीण विकास का पता चल सके। शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षकों के लिए समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स और आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए। बुनियादी सुविधाओं का विकास। सरकार को स्कूलों के बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए निवेश बढ़ाना चाहिए ताकि छात्रों को सीखने का सही वातावरण मिले। मार्गदर्शन और परामर्श, गाइडेंस और काउंसलिंग। स्कूलों में करियर काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि छात्र अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार सही विषयों का चुनाव कर सकें। निष्कर्ष, यदि हम माध्यमिक शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्त करने का सोपान न मानकर व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था माने और ऊपर दिए गए सुधारों को लागू करें, तो ये देश की प्रगति में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन (OE), भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर यहां विस्तृत रूप से दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता का अर्थ।
इसका सरल अर्थ है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को उनके जाति, धर्म, लिंग या स्थान की परवाह किए बिना अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। इसके 3 मुख्य चरण होते हैं। 1. सार्वभौमिक सुविधा, यूनिवर्सल प्रोविजन, बच्चों के घर के पास सामान्यतः 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल उपलब्ध कराना। 2. सार्वभौमिक नामांकन, यूनिवर्सल एनरोलमेंट, सभी बच्चों का स्कूल में नाम लिखवाना। 3. सार्वभौमिक ठहराव, यूनिवर्सल रिटेंशन, ये सुनिश्चित करना कि बच्चा बीच में स्कूल न छोड़े और कम से कम कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी करे। इस दिशा में प्राप्त सफलता। भारत ने पिछले दशकों में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की है। शिक्षा का अधिकार, आरटीई एक्ट 2009, शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है, जिससे सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई है। नामांकन दर में वृद्धि, सर्व शिक्षा अभियान के कारण प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर, नेट एनरोलमेंट रेशियो, लगभग 98% से अधिक पहुंच गई है। बुनियादी ढांचा, देश के लगभग हर गांव में अब प्राथमिक स्कूल उपलब्ध हैं। मिड डे मील योजना, इस योजना ने बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने और उनके पोषण स्तर को सुधारने में बड़ी सफलता पाई है। आने वाले 5 वर्षों के लिए आवश्यक कदम। यद्यपि नामांकन बढ़ा है, लेकिन गुणवत्ता और ठहराव रिटेंशन अभी भी एक चुनौती है। अगले 5 वर्षों में निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। 1. शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान। केवल नामांकन काफी नहीं है, बच्चों के लर्निंग आउटकम, सीखने के परिणाम को सुधारना होगा ताकि वे बुनियादी भाषा और गणित समझ सकें। 2. डिजिटल बुनियादी ढांचा, ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को इंटरनेट और स्मार्ट क्लास से जोड़ना होगा ताकि भविष्य की चुनौतियों के लिए छात्र तैयार हो सकें। 3. ड्रॉप आउट रोकना, माध्यमिक स्तर तक पहुंचते पहुंचते बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। इसे रोकने के लिए गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता और विशेष प्रोत्साहन देने की जरूरत है। 4. शिक्षक छात्र अनुपात, स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरना और उन्हें आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। 5. समावेशी शिक्षा, दिव्यांग बच्चों, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए स्कूलों में विशेष संसाधन और प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराना। निष्कर्ष, प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता केवल एक सरकारी नारा नहीं, बल्कि एक सामाजिक आवश्यकता है। यदि हम आने वाले वर्षों में तकनीकी सहायता और सामुदायिक भागीदारी पर जोर दें, तो हम 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र, मकॉलेज मिनट 1835, भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विवादास्पद दस्तावेज है। इसने भारत में प्राचीन शिक्षा प्रणाली को बदलकर आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की नींव रखी। आपके प्रश्न संख्या 1 का उत्तर यहां विस्तार से दिया गया है। मैकाले के विवरण पत्र ने भारत में शिक्षा को नई दिशा दी। विवेचन। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध विवरण पत्र प्रस्तुत किया, जिसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी को समाप्त कर दिया। इसके द्वारा शिक्षा में निम्नलिखित बड़े बदलाव आए। 1. अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाना। मैकाले ने संस्कृत, अरबी और फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की पुरजोर वकालत की। उसका मानना था कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही भारतीयों को आधुनिक विज्ञान और पाश्चात्य साहित्य का ज्ञान दिया जा सकता है। 2. अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। मैकाले का मानना था कि सरकार के पास सभी को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, इसलिए उसने सुझाव दिया कि केवल उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित किया जाए। शिक्षा धीरे धीरे छनकर फिल्टरिंग सामान्य जनता तक पहुंच जाएगी। मैकाले का उद्देश्य, हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहिए जो रक्त और रंग में भारतीय हो, लेकिन अपनी रुचि, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। 3. पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान पर जोर। इसने भारतीय शिक्षा को धार्मिक और पारंपरिक विषयों से हटाकर आधुनिक विज्ञान, दर्शन और पश्चिमी साहित्य की ओर मोड़ा। इससे भारत में तार्किक और वैज्ञानिक सोच का उदय हुआ। मैकाले की शिक्षा नीति के प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव गुण, नकारात्मक प्रभाव दोष। आधुनिकता, भारतीयों का परिचय आधुनिक विज्ञान और वैश्विक विचारों से हुआ। सांस्कृतिक क्षति, भारतीय भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान की उपेक्षा की गई। राष्ट्रीय एकता, अंग्रेजी एक संपर्क भाषा बनी जिसने विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं को एकजुट करने में मदद की। विभाजन, समाज में एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ जो खुद को आम जनता से श्रेष्ठ समझने लगा।
राजनीतिक चेतना। पाश्चात्य साहित्य पढ़कर भारतीयों में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की भावना जागृत हुई। रोजगार केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल क्लर्क तैयार करना बनकर रह गया। निष्कर्ष, यह कहना बिल्कुल सही है कि मैकाले के विवरण पत्र ने भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा दी, जहां एक ओर इसने भारत को मध्यकालीन अंधविश्वासों से निकालकर आधुनिक युग की ओर अग्रसर किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारतीय संस्कृति और भाषाओं को गहरा नुकसान भी पहुंचाया। आज की हमारी आधुनिक स्कूली और विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली काफी हद तक इसी ढांचे पर आधारित है। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम कालीन शिक्षा, मुस्लिम पीरियड एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और शासन के लिए योग्य व्यक्तियों को तैयार करना था। प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के लिए इसकी विशेषताओं, गुणों और दोषों का विवरण यहां दिया गया है। मुस्लिम कालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताएं। 1. बिस्मिल्लाह खानी रस्म। शिक्षा की शुरुआत बिस्मिल्लाह खानी संस्कार से होती थी, जो बच्चा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होने पर किया जाता था। 2. शिक्षा के केंद्र मकतब और मदरसा। तारांकन मकतब, यहां प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, अक्षर ज्ञान और कुरान का पाठ। मदरसा, यहां उच्च शिक्षा दी जाती थी, तर्कशास्त्र, साहित्य, दर्शन और कानून। 3. शिक्षण विधियां। शिक्षा मुख्य रूप से मौखिक थी, छात्रों को रटने और भाषण सुनने पर जोर दिया जाता था। 4. राज्य का संरक्षण। इस काल में शिक्षा व्यक्तिगत न होकर राज्य के संरक्षण में थी। राजा और अमीर लोग मदरसों को दान देते थे। 5. अनुशासन और दंड। अनुशासन बहुत कठोर था और शारीरिक दंड का प्रावधान था। गुण और दोष, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। गुण, मेरिट्स। व्यावहारिक शिक्षा। इस काल में सैनिक शिक्षा, हस्तकला और ललित कलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। इतिहास लेखन। मुस्लिम काल में इतिहास को कलमबद्ध करने की परंपरा शुरू हुई, जिससे हमें उस समय की सटीक जानकारी मिलती है। निःशुल्क शिक्षा। मकतबों और मदरसों में शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क थी और छात्रों के रहने खाने की व्यवस्था भी राज्य करता था। विद्वानों का सम्मान। समाज में शिक्षकों, मौलवियों और उस्तादों को बहुत ऊंचा स्थान और सम्मान प्राप्त था। दोष, डिमेरिट्स। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। पर्दा प्रथा के कारण आम बालिकाओं के लिए शिक्षा के अवसर बहुत सीमित थे, केवल उच्च वर्ग की स्त्रियां ही घर पर शिक्षा पाती थीं। धार्मिक कट्टरता। पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा इस्लाम धर्म की शिक्षाओं तक सीमित था, जिससे अन्य धर्मों के ज्ञान की उपेक्षा हुई। शारीरिक दंड। कठोर शारीरिक दंड देने की प्रवृत्ति छात्रों के मनोवैज्ञानिक विकास के लिए बाधक थी। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा। संस्कृत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के स्थान पर फारसी और अरबी को प्राथमिकता दी गई। वैदिक और मुस्लिम कालीन शिक्षा में अंतर। संक्षेप में, जैसा कि आपने फोटो में वैदिक शब्द भी लिखा है, इन दोनों में मुख्य अंतर ये था कि वैदिक शिक्षा आध्यात्मिक मुक्ति पर केंद्रित थी, जबकि मुस्लिम शिक्षा इस्लाम के प्रसार और सांसारिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित थी। निष्कर्ष, मुस्लिम कालीन शिक्षा ने भारत में एक नई प्रशासनिक और भाषाई संस्कृति फारसी उर्दू को जन्म दिया, जिसने आने वाले कई शताब्दियों तक भारतीय समाज को प्रभावित किया। बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट की प्रक्रिया को समझना एक शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के लिए विकास का अर्थ और उसकी विभिन्न अवस्थाओं का विवरण यहां दिया गया है। विकास, डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? विकास एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से पूर्व गर्भाधान शुरू होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। यह केवल शारीरिक ऊंचाई या वजन बढ़ना नहीं है, बल्कि इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तनों का समावेश होता है। विशेषता, विकास गुणात्मक क्वालिटेटिव और परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव दोनों होता है। यह एक व्यवस्थित और क्रमिक परिवर्तन है जो व्यक्ति को परिपक्वता, मैच्योरिटी की ओर ले जाता है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। मनोवैज्ञानिकों ने विकास को मुख्य रूप से निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया है। 1. गर्भावस्था, प्रीनेटल पीरियड, गर्भाधान से जन्म तक। ये विकास की सबसे पहली अवस्था है जहां माता के गर्भ में शिशु का शारीरिक ढांचा तैयार होता है। 2. शैशवावस्था, इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। बच्चा पूरी तरह से माता पिता पर निर्भर होता है। सीखने की प्रक्रिया अनुकरण, इमिटेशन द्वारा होती है। 3.
बाल्यावस्था चाइल्डहुड 2 से 12 वर्ष तक। इसे अक्सर 2 भागों में बांटा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था 2-6 वर्ष, इसे खिलौनों की आयु कहा जाता है। इसमें भाषा विकास तेजी से होता है और बच्चा बहुत जिज्ञासु होता है। उत्तर बाल्यावस्था 6-12 वर्ष, इसे टोली की आयु गैंग एज कहते हैं। बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और उसमें सामाजिक भावना का विकास होता है। 4 किशोरावस्था एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष तक। इसे संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा जाता है। शारीरिक परिवर्तन प्यूबर्टी के कारण किशोरों में संवेगात्मक अस्थिरता होती है। इसमें अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और अपनी पहचान आइडेंटिटी बनाने की भावना प्रबल होती है। 5 प्रौढ़ावस्था अडल्टहुड 18 वर्ष के बाद। इसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण परिपक्व हो जाता है और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। विकास के मुख्य पक्ष डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास केवल एक दिशा में नहीं होता, इसके कई आयाम हैं। शारीरिक विकास शरीर के अंगों का बढ़ना, मानसिक संज्ञानात्मक विकास सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता, सामाजिक विकास समाज के नियमों को सीखना और संबंध बनाना, संवेगात्मक विकास अपनी भावनाओं क्रोध प्रेम भय पर नियंत्रण पाना। निष्कर्ष, विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें वृद्धि ग्रोथ भी शामिल है। एक शिक्षक के रूप में इन अवस्थाओं का ज्ञान होने से आप बच्चों की जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों का चुनाव बेहतर ढंग से कर सकते हैं। किशोरावस्था को मानव जीवन का सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण चरण माना जाता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर यहां विस्तार से दिया गया है। किशोरावस्था संघर्ष एवं तूफान का काल। इस अवस्था को तूफान और संघर्ष का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान किशोरों में तीव्र शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। 1 तीव्र शारीरिक परिवर्तन रैपिड फिजिकल चेंजेस। किशोरावस्था में हार्मोनल बदलाव के कारण शरीर में अचानक परिवर्तन आते हैं। किशोर अक्सर इन परिवर्तनों को लेकर चिंतित या असहज महसूस करते हैं, जिससे उनके मन में तनाव पैदा होता है। 2 संवेगात्मक अस्थिरता इमोशनल इंस्टेबिलिटी। इस उम्र में भावनाओं पर नियंत्रण कम होता है। किशोर कभी बहुत खुश होते हैं तो कभी अचानक उदास या क्रोधित हो जाते हैं। उनकी भावनाओं में तूफान जैसी तीव्रता होती है, जिसके कारण वे छोटी बातों पर भी उग्र प्रतिक्रिया दे सकते हैं। 3 पहचान का संकट आइडेंटिटी क्राइसिस। किशोर अक्सर इस द्वंद्व में रहते हैं कि मैं कौन हूं और समाज में मेरी क्या भूमिका है। वे अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं और जब उन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वे भ्रमित कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं। 4 स्वतंत्रता बनाम निर्भरता इंडिपेंडेंस वीएस डिपेंडेंस। किशोर खुद को स्वतंत्र समझना चाहते हैं और बड़ों के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते, लेकिन व्यावहारिक रूप से वे अभी भी अपने परिवार पर निर्भर होते हैं। यह स्थिति उनके मन में विद्रोह और संघर्ष पैदा करती है। एक शिक्षक और अभिभावक की भूमिका। चूंकि ये समय बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए बड़ों को निम्नलिखित भूमिका निभानी चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। किशोरों को डांटने के बजाय उनकी समस्याओं को मित्र बनकर सुने। उचित मार्गदर्शन गाइडेंस। उन्हें उनके करियर और जीवन के प्रति सही दिशा दिखाएं। धैर्य रखें। उनके चिड़चिड़ेपन या विद्रोह को व्यक्तिगत रूप से न लेकर धैर्य से काम लें। रचनात्मक कार्यों में जुड़ाव। किशोरों की ऊर्जा को खेल, कला या अन्य रचनात्मक कार्यों में लगाएं ताकि उनका तनाव कम हो सके। निष्कर्ष, संक्षेप में किशोरावस्था बचपन और प्रौढ़ावस्था के बीच का एक संक्रमण काल है। यदि इस दौरान किशोरों को सही सहारा और विश्वास मिले तो वे इस तूफान से बाहर निकलकर एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। बाल्यावस्था चाइल्डहुड मानव जीवन का वो आधार है जहां भविष्य के व्यक्तित्व की नींव रखी जाती है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न संख्या 1 का उत्तर यहां विस्तार से दिया गया है। बाल्यावस्था का अर्थ मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड। सामान्यतः 6 से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहा जाता है।
यह शैशवावस्था के बाद और किशोरावस्था से पहले की अवस्था है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे अनोखा काल, यूनिक पीरियड कहा है, क्योंकि इस दौरान बालक में अनेक परिवर्तन होते हैं। इसे प्राथमिक विद्यालय की आयु भी माना जाता है। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। 1. पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष। 2. उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. शारीरिक और मानसिक स्थिरता। शैशवावस्था की तुलना में इस काल में शारीरिक और मानसिक विकास की गति थोड़ी धीमी लेकिन स्थिर हो जाती है। यह स्थिरता बच्चे को नई चीजें सीखने में मदद करती है। 2. जिज्ञासा की प्रबलता, क्यूरियोसिटी। इस अवस्था में बच्चा क्या है के बजाय क्यों और कैसे जैसे प्रश्न अधिक पूछता है। वह अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में गहराई से जानना चाहता है। 3. सामाजिकता का विकास। बच्चा अब केवल परिवार तक सीमित नहीं रहता, वो समाज और दोस्तों के साथ घुलना मिलना शुरू करता है। उसमें सहयोग, सहानुभूति और सहनशीलता जैसे गुणों का विकास होता है। 4. टोली या समूह की अवस्था, गैंग एज। बालक अपने हमउम्र बच्चों के साथ समूह या टोली बनाकर रहना पसंद करता है। वह अपने समूह के प्रति वफादार होता है और उनके नियमों का पालन करता है। 5. संग्रह करने की प्रवृत्ति, होर्डिंग टेंडेंसी। इस आयु में बच्चों को अलग अलग चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक होता है, जैसे पत्थर, चित्र, खिलौने, डाक टिकट या कंचे। 6. रचनात्मक कार्यों में रुचि। बालक रचनात्मक कार्यों जैसे ड्राइंग, मिट्टी के खिलौने बनाना या बगीचे में काम करने में आनंद महसूस करता है। 7. नैतिक गुणों का उदय। इस अवस्था में बच्चे को सही और गलत, न्याय और ईमानदारी जैसे नैतिक मूल्यों की समझ होने लगती है। वह बड़ों का आदर करना और नियमों का पालन करना सीखता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से महत्व। खेल द्वारा शिक्षा। इस अवस्था में बच्चों को खेल खेल में सिखाना सबसे प्रभावी होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं। स्कूल में स्काउटिंग, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन बहुत जरूरी है ताकि उनका सामाजिक विकास हो सके। जिज्ञासा की संतुष्टि। शिक्षकों को बच्चों के प्रश्नों का उत्तर धैर्यपूर्वक देना चाहिए। निष्कर्ष। बाल्यावस्था व्यक्ति के जीवन का वो निर्माणकारी काल है जिसमें उसे जैसा वातावरण मिलता है उसका व्यक्तित्व वैसा ही ढल जाता है। क्या आप इस सूची के दूसरे प्रश्न, परिवार और बाल्यावस्था के दौरान बालक के विकास पर परिवार और विद्यालय का प्रभाव बहुत गहरा होता है। प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के लिए विस्तृत विवेचना यहां दी गई है। बाल्यावस्था पर परिवार और विद्यालय का प्रभाव। बाल्यावस्था वो समय है जब बच्चा अपने प्राथमिक वातावरण, घर से निकलकर बाहरी दुनिया, स्कूल में कदम रखता है। इन दोनों संस्थाओं की भूमिका निम्नलिखित है। 1. परिवार का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है और माता पिता उसके पहले शिक्षक होते हैं। संवेगात्मक सुरक्षा। जिस परिवार में प्रेम और स्नेह का वातावरण होता है वहां बच्चे का संवेगात्मक विकास संतुलित होता है। असुरक्षित वातावरण बच्चे को अंतर्मुखी या विद्रोही बना सकता है। आदतों और संस्कारों का निर्माण। बच्चा परिवार के सदस्यों का अनुकरण, इमिटेशन करके ही बोलना, व्यवहार करना और नैतिक मूल्य सीखता है। शारीरिक विकास। परिवार की आर्थिक स्थिति और पोषण पर बच्चे का स्वास्थ्य निर्भर करता है। आत्मविश्वास। माता पिता द्वारा दिया गया प्रोत्साहन बच्चे के आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। 2. विद्यालय का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल। विद्यालय वो स्थान है जहां बच्चे का औपचारिक समाजीकरण, फॉर्मल सोशलाइजेशन होता है। सामाजिक गुणों का विकास। स्कूल में विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ रहकर बालक सहयोग, सहिष्णुता, नेतृत्व और टीम वर्क जैसे गुण सीखता है। बौद्धिक विकास। विद्यालय का पाठ्यक्रम और शिक्षक की शिक्षण विधियां बच्चे की तर्क शक्ति, भाषा और ज्ञान का विस्तार करती हैं। अनुशासन की सीख। स्कूल के नियम बच्चे को समय की पाबंदी और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना सिखाते हैं। व्यक्तित्व का निखार। खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चे की छिपी हुई प्रतिभा, टैलेंट बाहर आती है। परिवार और विद्यालय के बीच तालमेल का महत्व।
बालक के सर्वांगीण विकास के लिए इन दोनों का आपस में सहयोग करना अनिवार्य है। 1. अभिभावक शिक्षक बैठक PTM। इसके माध्यम से शिक्षक और माता पिता बच्चे की समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं। 2. समान वातावरण। यदि घर और स्कूल के मूल्यों में बहुत अधिक अंतर होता है तो बच्चा भ्रमित हो जाता है, इसलिए दोनों जगह अनुशासन और प्रेम का संतुलन होना चाहिए। 3. निरंतर निगरानी। बच्चे की गतिविधियों पर दोनों ओर से नजर रखना जरूरी है ताकि वो गलत आदतों का शिकार ना हो। निष्कर्ष। संक्षेप में, परिवार बच्चे को संस्कार देता है और विद्यालय उसे संसार के योग्य बनाता है। बाल्यावस्था में इन दोनों का संयुक्त प्रभाव ही एक स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करता है। क्या आप अगली डेवलपमेंट की प्रक्रिया और इसकी विभिन्न अवस्थाओं को समझना बाल मनोविज्ञान का सबसे आधारभूत हिस्सा है। प्रश्न संख्या 3 का विस्तृत उत्तर यहां दिया गया है। विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। जॉन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यह समझने में मदद करता है कि एक बच्चा कैसे सोचता है और दुनिया का ज्ञान कैसे प्राप्त करता है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न संख्या 4 का उत्तर यहां दिया गया है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। पियाजे का मानना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। वे केवल सूचनाओं को ग्रहण नहीं करते बल्कि सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। उनके सिद्धांत को 4 प्रमुख अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। 1. संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष। सीखने का माध्यम, बच्चा अपनी इंद्रियों, देखना, सुनना, छूना और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस अवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि बच्चा समझने लगता है कि वस्तुएं आंखों से ओझल होने के बाद भी अस्तित्व में रहती हैं। 2. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष। प्रतीकात्मक सोच, बच्चा शब्दों और चित्रों का उपयोग करना शुरू करता है। अहं केंद्रवाद, ईगोसेंट्रिज्म, बच्चा ये समझ नहीं पाता कि दूसरों का नजरिया उसके नजरिए से अलग हो सकता है। जीववाद, एनिमिज्म, उसे लगता है कि निर्जीव वस्तुओं जैसे गुड़िया या बादलों में भी जान है। 3. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। तार्किक चिंतन का प्रारंभ, बच्चा उन चीजों के बारे में तर्क करना शुरू करता है जिन्हें वो देख सकता है, मूर्त वस्तुएं। संरक्षण, कॉन्जर्वेशन, वो समझ जाता है कि किसी चीज का आकार बदलने से उसकी मात्रा नहीं बदलती। वर्गीकरण, वो वस्तुओं को रंग, आकार या गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना सीख जाता है। 4. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 वर्ष से अधिक। अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, किशोर अब उन अवधारणाओं के बारे में भी सोच सकते हैं जो उनके सामने नहीं है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, भविष्य। परिकल्पनात्मक तर्क, वो समस्याओं का समाधान करने के लिए कई तरह के संभावित समाधानों पर विचार कर सकता है। सिद्धांत के प्रमुख संप्रत्यय, की कॉन्सेप्ट्स। स्कीमा, दिमाग में जानकारी का एक पैकेट या मानसिक ढांचा। आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, नई जानकारी को पुराने ज्ञान, स्कीमा में फिट करना। समायोजन, अकोमोडेशन, नई जानकारी के आधार पर पुराने स्कीमा को बदलना या नया स्कीमा बनाना। साम्यधारण, इक्विलाइब्रेशन, नई और पुरानी जानकारी के बीच संतुलन बनाना। शिक्षा में महत्व, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। 1. सक्रिय भागीदारी, बच्चों को प्रयोग करने और खुद खोज करने के अवसर देने चाहिए। 2. स्तरानुसार शिक्षण, शिक्षक को बच्चे की मानसिक अवस्था के अनुसार ही विषय वस्तु का चुनाव करना चाहिए। 3. क्रमिकता, शिक्षा सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए। निष्कर्ष, पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चे का मानसिक विकास उम्र के साथ साथ परिपक्वता, मैच्योरिटी और वातावरण के साथ अंतःक्रिया, इंटरैक्शन का परिणाम है। क्या आप अपलोड की गई इमेज में प्रश्न संख्या 5, किशोरों के विकास में अध्यापक की भूमिका, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस के बारे में है? किशोरावस्था एक बहुत ही संवेदनशील चरण है, इसलिए यहां एक शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका उत्तर यहां विस्तार से दिया गया है। किशोरों के विकास में अध्यापक की भूमिका। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था माना जाता है। इस दौरान किशोरों को सही दिशा दिखाने के लिए अध्यापक को एक मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक की भूमिका निभानी पड़ती है। 1.
संवेगात्मक सहारा प्रदान करना, इमोशनल सपोर्ट। किशोर शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के कारण अक्सर तनाव और उलझन में रहते हैं। एक अध्यापक को उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए ताकि वे अपनी समस्याओं को बिना डरे साझा कर सकें। 2. उचित यौन शिक्षा देना, सेक्स एजुकेशन। इस अवस्था में किशोरों के मन में अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को लेकर कई शंकाएं होती हैं। अध्यापक का कर्तव्य है कि वह उन्हें वैज्ञानिक और स्वस्थ दृष्टिकोण से सही जानकारी प्रदान करे ताकि वे गलत धारणाओं का शिकार न हों। 3. करियर मार्गदर्शन, करियर गाइडेंस। किशोरावस्था वह समय है जब भविष्य के लक्ष्यों का निर्धारण होता है। अध्यापक को छात्र की रुचि और योग्यता को पहचानकर उसे सही विषय और करियर चुनने में मदद करनी चाहिए। 4. नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास। अध्यापक को अपने आचरण से छात्रों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। चर्चाओं और गतिविधियों के माध्यम से उनमें ईमानदारी, सहयोग और जिम्मेदारी जैसे सामाजिक मूल्यों को विकसित करना चाहिए। 5. व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। हर किशोर की सीखने की गति और क्षमता अलग होती है। एक अच्छे अध्यापक को प्रत्येक छात्र की विशिष्टता का सम्मान करना चाहिए और समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए। 6. पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। किशोरों की अतिरिक्त ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए अध्यापक को खेलकूद, नाटक, वाद विवाद और सामाजिक सेवा जैसे कार्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। अध्यापक के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। छात्रों पर अपनी राय थोपने के बजाय उनकी बातों को महत्व दें। अनुशासन बनाम स्वतंत्रता। कठोर अनुशासन के स्थान पर आत्म अनुशासन को बढ़ावा दें। परामर्शदाता की भूमिका। यदि कोई छात्र अधिक तनाव या अवसाद डिप्रेशन में दिखे तो उसे विशेष परामर्श प्रदान करें। निष्कर्ष। संक्षेप में, किशोरावस्था में अध्यापक केवल ज्ञान देने वाला नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसा प्रकाश स्तंभ होता है जो किशोरों को भटकने से बचाता है और उनके व्यक्तित्व को निखारने में मदद करता है। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के एक महान शिक्षा शास्त्री और दार्शनिक थे। उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और आंतरिक शक्तियों का विकास है। प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के लिए विवेकानंद जी के शैक्षिक विचारों का विस्तृत वर्णन यहां दिया गया है। स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार, एजुकेशनल थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन माना है। उनके मुख्य शैक्षिक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। 1. शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य। चरित्र निर्माण। विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाना है। वे ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे इच्छा शक्ति का प्रवाह और संयम बढ़े। आत्मनिर्भरता। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा कर सके, आत्मनिर्भर बनाए। मानव निर्माण, मैन मेकिंग एजुकेशन। वे केवल पुस्तकीय ज्ञान के विरोधी थे। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव का निर्माण करना है। आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास का समन्वय। वे चाहते थे कि छात्र पाश्चात्य विज्ञान, भौतिक प्रगति और भारतीय अध्यात्म, आंतरिक शांति दोनों का ज्ञान प्राप्त करें। 2. पाठ्यक्रम, करिकुलम। विवेकानंद जी ने एक व्यापक पाठ्यक्रम का समर्थन किया। इसमें भाषा, इतिहास, भूगोल और विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों को शामिल किया जाए। आध्यात्मिक विकास के लिए धर्म, दर्शन और उपनिषदों की शिक्षा पर जोर दिया। शारीरिक विकास के लिए खेलकूद और व्यायाम को अनिवार्य माना। 3. शिक्षण विधियां, मेथड्स ऑफ टीचिंग। एकाग्रता, कंसंट्रेशन। विवेकानंद जी के अनुसार एकाग्रता ही ज्ञान की कुंजी है। शिक्षा की सबसे अच्छी विधि मन को एकाग्र करना सिखाना है। गुरु शिष्य परंपरा। वे प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के समर्थक थे, जहां छात्र और शिक्षक के बीच सीधा और पवित्र संबंध हो। ब्रह्मचर्य। शिक्षा प्राप्ति के लिए वे इंद्रिय संयम और ब्रह्मचर्य को आवश्यक मानते थे। स्वशिक्षा, सेल्फ एजुकेशन। उनका मानना था कि कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता, बच्चा स्वयं सीखता है। शिक्षक केवल एक माली की तरह बाधाओं को दूर करता है। 4. स्त्री शिक्षा और जन शिक्षा, विमेन एंड मास एजुकेशन। स्त्री शिक्षा। वे मानते थे कि जब तक स्त्रियों की स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक दुनिया का कल्याण संभव नहीं है।
वे स्त्रियों को स्वावलंबी और साहसी बनाने वाली शिक्षा के पक्षधर थे। जन शिक्षा, उनका मानना था कि राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब गरीब और आम जनता तक शिक्षा पहुंचे। उन्होंने मूर्ख और दरिद्र की सेवा को ही असली शिक्षा माना। 5. शिक्षक का स्थान। विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षक को त्यागी, संयमी और छात्र के प्रति प्रेम रखने वाला होना चाहिए। शिक्षक का कार्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि छात्र की आध्यात्मिक शक्ति को जगाना है। निष्कर्ष, स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हैं। उनकी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो बौद्धिक रूप से आधुनिक, शारीरिक रूप से बलवान और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो। एकता, इमोशनल इंटीग्रेशन का अर्थ है देश के सभी नागरिकों के मन में हम की भावना का विकास करना, ताकि वे अपनी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्र को सर्वोपरि समझें। आपके प्रश्न संख्या 4 का विस्तृत उत्तर यहां दिया गया है। भावनात्मक एकता के उन्नयन में शिक्षा की भूमिका। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए भावनात्मक एकता की आधारशिला शिक्षा ही है। शिक्षा की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। 1. पाठ्यक्रम का पुनर्गठन, रिस्ट्रक्चरिंग द करिकुलम। शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो संकुचित विचारधारा को समाप्त करे। साझा इतिहास, छात्रों को उन महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ाया जाए जिन्होंने धर्म या क्षेत्र की परवाह किए बिना देश के लिए बलिदान दिया। सांस्कृतिक विविधता, विभिन्न राज्यों के लोक गीतों, कला और त्योहारों को किताबों में स्थान दिया जाए ताकि छात्र एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना सीखें। नैतिक शिक्षा, पाठ्यक्रम में सत्य, अहिंसा, सहनशीलता और भाईचारे जैसे मूल्यों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। 2. पाठ्य सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज। स्कूल के वातावरण में ऐसी गतिविधियों का आयोजन करना जो छात्रों को जोड़ें। राष्ट्रीय उत्सव, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे पर्वों को सामूहिक रूप से मनाना। सामूहिक प्रार्थना और राष्ट्रगान, ये छात्रों में सामूहिक चेतना और राष्ट्र के प्रति सम्मान पैदा करता है। शैक्षिक भ्रमण, एजुकेशनल टूर्स, छात्रों को भारत के विभिन्न ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर ले जाना ताकि वे देश की विशालता और एकता को महसूस कर सकें। अंतर्राज्यीय शिविर, एनसीसी और एनएसएस जैसे शिविरों के माध्यम से विभिन्न राज्यों के छात्रों को एक साथ रहने का अवसर देना। 3. भाषा का समन्वय, लैंग्वेज हार्मनी। 3. भाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी या किसी अन्य भारतीय भाषा के संतुलन से भाषाई दूरी कम की जा सकती है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच के संवाद को बेहतर बनाता है। 4. शिक्षक की भूमिका। शिक्षक को स्वयं किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक का निष्पक्ष आचरण छात्रों के लिए एक आदर्श बनता है। कक्षा में ऐसा माहौल होना चाहिए जहां हर छात्र, चाहे वो किसी भी धर्म या भाषा का हो, समान महसूस करे। 5. जनसंचार और पुस्तकालय। विद्यालय के पुस्तकालयों में ऐसे साहित्य की उपलब्धता होनी चाहिए जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता हो। साथ ही फिल्मों और नाटकों के माध्यम से छात्रों को देश की एकता के महत्व को समझाना चाहिए। निष्कर्ष, डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में बनी भावनात्मक एकता समिति 1961 ने भी ये माना था कि शिक्षा ही वो सबसे प्रभावी साधन है जो लोगों के दिमाग और दिलों को जोड़ सकती है। यदि शिक्षा प्रणाली सही दिशा में कार्य करे तो क्षेत्रीयता और सांप्रदायिकता जैसी बाधाओं को आसानी से पार किया जा सकता है। नोट: चूंकि आपने पीटीओ वाले पेज का संकेत दिया है, यदि आप अगले पृष्ठ बैकसाइड के लघु उत्तरीय या जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली है। उन्होंने जीन पियाजे के विपरीत ये माना कि बच्चे किसी भी उम्र में किसी भी विषय को सीख सकते हैं यदि उसे सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए। आपके प्रश्न संख्या 4 का उत्तर यहां विस्तार से दिया गया है। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को 3 स्तरों या अवस्थाओं में विभाजित किया है। ये अवस्थाएं इस बात पर आधारित हैं कि बच्चा सूचनाओं को अपने दिमाग में कैसे प्रदर्शित रिप्रेजेंट करता है। 1. क्रियात्मक अवस्था, इनएक्टिव स्टेज, जन्म से 18 माह। सीखने का माध्यम,
बच्चा क्रियाओं एक्शंस के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं को पकड़कर, हिलाकर या मुंह में डालकर उनके बारे में अनुभव प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए साइकिल चलाना सीखना या किसी खिलौने के साथ खेलना। यहां ज्ञान मांसपेशियों की स्मृति मसल मेमोरी में होता है। 2. प्रतिबिंबात्मक अवस्था आइकॉनिक स्टेज 18 माह से 6-7 वर्ष। सीखने का माध्यम बच्चा मानसिक बिंबों, इमेजेस या दृश्यों के माध्यम से सीखता है। बच्चा वस्तुओं के न होने पर भी उनके चित्र या फोटो को देखकर उन्हें पहचान सकता है। इस अवस्था में सीखने के लिए दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स जैसे नक्शे, चित्र और वीडियो बहुत प्रभावी होते हैं। 3. संवेगात्मक चिन्हांकन अवस्था सिंबॉलिक स्टेज 7 वर्ष से ऊपर। सीखने का माध्यम यहां बच्चा शब्दों, संकेतों, सिंबल्स और भाषा के माध्यम से अमूर्त चिंतन करना सीख जाता है। बच्चा अब जटिल सूत्रों, गणितीय चिन्हों और तर्क का उपयोग कर सकता है। यह विकास की सबसे उच्च अवस्था है जहां भाषा सूचनाओं को संग्रहित करने का मुख्य साधन बन जाती है। ब्रूनर के सिद्धांत के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। 1. सर्पिल पाठ्यक्रम स्पाइरल करिकुलम। ब्रूनर ने सुझाव दिया कि जटिल विषयों को पहले सरल रूप में पढ़ाया जाना चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अगली कक्षाओं में जाए उसी विषय को गहराई और जटिलता के साथ दोबारा पढ़ाया जाना चाहिए। 2. अन्वेषण अधिगम डिस्कवरी लर्निंग। ब्रूनर का मानना था कि छात्रों को केवल जानकारी नहीं देनी चाहिए बल्कि उन्हें खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। छात्र जब स्वयं समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं तो वे बेहतर सीखते हैं। 3. स्कैफोल्डिंग। शिक्षक को छात्रों को तब तक सहारा सपोर्ट देना चाहिए जब तक वे उस कार्य को स्वयं करने में सक्षम न हो जाएं। निष्कर्ष। ब्रूनर का सिद्धांत शिक्षकों को यह सिखाता है कि शिक्षण सामग्री को बच्चे की विकासात्मक अवस्था के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए। यह इवान पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी अधिगम लर्निंग के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। आपकी इमेज के प्रश्न संख्या 5 का विस्तृत उत्तर यहां दिया गया है। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव ने 1904 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने कुत्तों पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि किसी स्वाभाविक उद्दीपक नेचुरल स्टिमुलस के साथ एक कृत्रिम उद्दीपक आर्टिफिशियल स्टिमुलस जोड़ने पर जीव उस कृत्रिम उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया रिस्पॉन्स देने लगता है। 1. पावलोव का प्रयोग दी एक्सपेरिमेंट। पावलोव ने एक कुत्ते को एक विशेष उपकरण में बांधा और उसे खाना भोजन दिया। सामान्य स्थिति, भोजन देखते ही कुत्ते के मुंह से लार सलीवा टपकने लगती थी। प्रयोग की स्थिति, पावलोव ने भोजन देने से कुछ सेकंड पहले एक घंटी बजानी शुरू की। यह प्रक्रिया कई दिनों तक दोहराई गई। परिणाम, कुछ समय बाद स्थिति ऐसी आई कि जैसे ही घंटी बजती कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती, भले ही उसे भोजन न दिया गया हो। 2. सिद्धांत के प्रमुख चरण। इसे समझने के लिए 3 अवस्थाओं को देखना आवश्यक है। 1. अनुबंधन से पहले बिफोर कंडीशनिंग। भोजन अनकंडीशन स्टिमुलस माइन यूसीएस राइट एरो लार टपकना अनकंडीशन रिस्पॉन्स माइन यूसीआर। घंटी की आवाज न्यूट्रल स्टिमुलस राइट एरो कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं। 2. अनुबंधन के दौरान ड्यूरिंग कंडीशनिंग। घंटी की आवाज जोड़ भोजन राइट एरो लार टपकना यूसीआर। 3. अनुबंधन के बाद आफ्टर कंडीशनिंग। घंटी की आवाज कंडीशन स्टिमुलस माइनस सीएस राइट एरो लार टपकना कंडीशन रिस्पॉन्स माइनस सीआर। 3. शास्त्रीय अनुबंधन की मुख्य विशेषताएं। उद्दीपक सामान्यीकरण स्टिमुलस जनरलाइजेशन। कुत्ता केवल उस विशेष घंटी ही नहीं बल्कि उससे मिलती जुलती आवाजों पर भी लार टपकाने लगता है। उद्दीपक विभेदन स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। निरंतर अभ्यास के बाद कुत्ता असली घंटी और अन्य आवाजों के बीच अंतर करना सीख जाता है। विलोपन एक्सटिंक्शन। यदि बार बार घंटी बजाई जाए लेकिन भोजन न दिया जाए तो धीरे धीरे लार टपकने की अनुक्रिया बंद हो जाती है। स्वतः पुनर्प्राप्ति स्पॉन्टेनियस रिकवरी। विलोपन के कुछ समय बाद यदि फिर से घंटी और भोजन साथ दिए जाएं तो अनुक्रिया पुनः लौट आती है। 4. शिक्षा में महत्व एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। यह सिद्धांत शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी है।
एक, अच्छी आदतों का निर्माण। बच्चों में समय की पाबंदी, अनुशासन और स्वच्छता जैसी आदतें अनुबंधन के माध्यम से डाली जा सकती हैं। 2, भय और डर दूर करना। गणित या किसी विषय के प्रति भय को सकारात्मक उद्दीपकों के साथ जोड़कर दूर किया जा सकता है। 3, शब्दार्थ एवं भाषा विकास। छोटे बच्चों को चित्रों, स्वाभाविक उद्दीपक के माध्यम से शब्द, कृत्रिम उद्दीपक सिखाना इसी सिद्धांत पर आधारित है। 4, अभिवृत्ति निर्माण, एटीट्यूड फॉर्मेशन। छात्रों में समाज और विद्यालय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक। निष्कर्ष, पावलाव का यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि सीखना केवल बुद्धि का काम नहीं है, बल्कि ये वातावरण के साथ किए गए साहचर्य, एसोसिएशन का परिणाम भी है। क्या आप इस प्रश्न अधिगम लर्निंग और इसके स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को समझना एक शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? प्रश्न संख्या 4 का विस्तृत उत्तर यहां दिया गया है। अधिगम लर्निंग की परिभाषा। अधिगम वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, रिलेटिवली परमानेंट चेंज आता है। क्रो एवं क्रो और क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, कौशल या अनुभव किसी दूसरी परिस्थिति में सीखने या कार्य करने में सहायक या बाधक होता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। स्थानांतरण को सुगम बनाने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। 1, विषय वस्तु की समानता, सिमिलैरिटी ऑफ कंटेंट। यदि दो विषयों या कार्यों के बीच समानता है तो स्थानांतरण अधिक होता है। जैसे साइकिल चलाना जानने वाले को स्कूटी सीखने में आसानी होती है। 2, सीखने वाले की बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर। अधिक बुद्धिमान व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग नई स्थितियों में अधिक कुशलता से कर पाता है। 3, शिक्षण विधियां, मेथड्स ऑफ टीचिंग। यदि शिक्षक सिद्धांतों और नियमों को स्पष्ट करके पढ़ाता है तो छात्र उन्हें अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर पाते हैं। 4, सीखने की इच्छा और मानसिक योग्यता, विल एंड मेंटल एबिलिटी। सीखने वाले की रुचि और उसकी एकाग्रता स्थानांतरण की मात्रा को बढ़ाती है। 5, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। यदि किसी नियम या सिद्धांत को अच्छी तरह समझ लिया जाए, सामान्यीकरण कर लिया जाए, तो उसका दूसरी स्थितियों में उपयोग करना सरल हो जाता है। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। स्थानांतरण को बेहतर समझने के लिए इसके प्रकारों को जानना आवश्यक है। धनात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर, जब पिछला ज्ञान नए कार्य को सीखने में सहायता करे। उदाहरण, गणित का ज्ञान भौतिक विज्ञान में सहायक होना। ऋणात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर, जब पिछला ज्ञान नए कार्य को सीखने में बाधा उत्पन्न करे। उदाहरण, भारत में कार चलाने का अनुभव विदेश में, जहां स्टीयरिंग दूसरी तरफ हो, चलाने में बाधा डालना। शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर, जब पिछले ज्ञान का नए कार्य पर कोई प्रभाव न पड़े। उदाहरण, कबीर के दोहे याद करने का भूगोल सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निष्कर्ष, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि छात्रों को इस योग्य बनाना है कि वे स्कूल में सीखे गए ज्ञान का उपयोग अपने वास्तविक जीवन और भविष्य की चुनौतियों को सुलझाने में कर सकें। क्या आप इस इकाई के अगले प्रश्न, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का मापन और उसकी परिभाषा, मनोविज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आपके प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के लिए यहां विस्तृत जानकारी दी गई है। व्यक्तित्व की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ है मुखौटा, मास्क। प्राचीन समय में बाहरी दिखावे को व्यक्तित्व माना जाता था, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान में ये व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। प्रमुख परिभाषाएं। GW ऑलपोर्ट। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। वुडवर्थ, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक, प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रक्षेपी तकनीकें वे विधियां हैं जिनका उपयोग व्यक्ति के अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड की बातों, उसकी गुप्त इच्छाओं, कुंठाओं और डर को जानने के लिए किया जाता है।
इसमें व्यक्ति के सामने अस्पष्ट उद्दीपक जैसे स्याही के धब्बे या चित्र रखे जाते हैं और वो उन पर जो प्रतिक्रिया देता है उससे उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। यहां एक प्रमुख प्रक्षेपी तकनीक का वर्णन है, रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण, रॉर्शक इंक ब्लॉट टेस्ट। इसका प्रतिपादन स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हरमान रॉर्शक ने 1921 में किया था। एक परीक्षण सामग्री, इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं जिन पर स्याही के धब्बे बने होते हैं। 5 कार्ड काले और सफेद होते हैं, 2 कार्ड काले, सफेद और लाल होते हैं, 3 कार्ड बहुरंगी मल्टी कलर्ड होते हैं। 2 परीक्षण की विधि, एक एक करके कार्ड छात्र को दिखाए जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि उसे उस धब्बे में क्या दिखाई दे रहा है, जैसे कोई जानवर, इंसान, बादल या कोई वस्तु। 3 विश्लेषण, छात्र की प्रतिक्रियाओं को 4 आधारों पर परखा जाता है। स्थान, लोकेशन, क्या उसने पूरे धब्बे को देखा या केवल एक अंश को। निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स, आकृति का चयन रंग के आधार पर किया या बनावट के आधार पर। विषय वस्तु, कंटेंट, उसे क्या दिखाई दिया, पशु, मानव, निर्जीव वस्तु। समय, प्रतिक्रिया देने में उसने कितना समय लिया। प्रक्षेपी तकनीकों के लाभ, अचेतन का ज्ञान, ये विधियां व्यक्ति की उन भावनाओं को बाहर लाती हैं जिन्हें वो स्वयं भी नहीं जानता या छिपाना चाहता है। कोई सही या गलत उत्तर नहीं, इसमें व्यक्ति पर कोई दबाव नहीं होता, वो स्वतंत्र रूप से अपनी कल्पना व्यक्त करता है। बच्चों के लिए उपयोगी, छोटे बच्चों या कम पढ़े लिखे लोगों के व्यक्तित्व को समझने में ये बहुत प्रभावी है। निष्कर्ष, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकें जैसे रोरशा परीक्षण व्यक्ति के आंतरिक स्वरूप को समझने का एक गहरा जरिया है। ये तकनीकें बताती हैं कि व्यक्ति दुनिया को किस नजरिए से देखता है। कोहलर का सूझ का सिद्धांत और स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। चूंकि निर्देश के अनुसार प्रत्येक भाग का उत्तर 500 शब्दों में होना चाहिए, यहां इन दोनों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 7a कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक वुल्फगैंग कोहलर ने किया था। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है पूर्ण या समग्र। एक मुख्य संप्रत्यय, की कॉन्सेप्ट। कोहलर के अनुसार सीखना धीरे धीरे प्रयास और त्रुटि से नहीं होता बल्कि अचानक होता है। जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो वो संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करता है और अचानक उसके दिमाग में समाधान आता है जिसे सूझ, इनसाइट कहते हैं। 2 कोहलर का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑन सुल्तान। कोहलर ने सुल्तान नामक एक बुद्धिमान चिंपांजी पर प्रयोग किया। प्रयोग, सुल्तान को एक पिंजरे में बंद किया गया और छत पर केले लटका दिए गए। पिंजरे में 2 छड़ें रखी गईं जो आपस में जुड़ सकती थीं। परिणाम, सुल्तान ने पहले कूदकर केले पकड़ने की कोशिश की, विफल रहा। फिर वो शांत बैठकर पिंजरे की चीजों को देखने लगा। अचानक उसे सूझ आई, उसने दोनों छड़ों को जोड़ा और केलों को उतार लिया। 3 सूझ के सिद्धांत की विशेषताएं। संपूर्णता, व्यक्ति पहले पूरी समस्या को एक साथ देखता है, फिर उसके अंगों को। अचानक समाधान बिजली की तरह अचानक दिमाग में आता है। पूर्व अनुभव, सूझ के लिए व्यक्ति के पास पहले का थोड़ा अनुभव होना जरूरी है। 7b स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर ने अधिगम का यह सिद्धांत दिया जो पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट पर आधारित है। 1 मुख्य संप्रत्यय, की कॉन्सेप्ट। स्किनर का मानना था कि व्यक्ति पहले अनुक्रिया रिस्पॉन्स करता है और यदि उस अनुक्रिया का परिणाम सुखद रिवॉर्ड होता है तो वो उस क्रिया को दोहराता है। इसे आर टाइप अनुबंधन भी कहते हैं। 2 स्किनर का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑन रैट। स्किनर बॉक्स, उन्होंने एक भूखे चूहे को स्किनर बॉक्स में रखा। प्रक्रिया, चूहा बॉक्स में इधर उधर घूमते हुए अचानक एक लीवर दबा देता था जिससे उसे भोजन की एक गोली मिल जाती थी। परिणाम, चूहे ने यह सीख लिया कि लीवर दबाने से भोजन मिलता है। यहां भोजन ने पुनर्बलन का कार्य किया जिससे चूहे के लीवर दबाने की दर बढ़ गई। 3 पुनर्बलन के प्रकार। धनात्मक पुनर्बलन, पुरस्कार, प्रशंसा या भोजन जो व्यवहार को बढ़ाता है। ऋणात्मक पुनर्बलन, अप्रिय उद्दीपक को हटाना, जैसे तेज शोर कम करना। 4
शिक्षा में उपयोगिता, एजुकेशनल सिग्निफिकेंस। 1. तत्काल परिणाम, छात्र को उसके सही उत्तर पर तुरंत फीडबैक या शाबाशी मिलनी चाहिए। 2. व्यवहार संशोधन, अवांछनीय व्यवहार को दंड या अनदेखा करके और अच्छे व्यवहार को इनाम देकर सुधारा जा सकता है। 3. अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, पूरे पाठ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पढ़ाना इसी सिद्धांत पर आधारित है। परीक्षा के लिए सुझाव, 500 शब्दों की सीमा पूरी करने के लिए आप इन सिद्धांतों के 6A प्रसामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व माइनस एनपीसी। प्रसामान्य संभाव्यता वक्र ऑन एनपीसी सांख्यिकी और मनोविज्ञान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। जब हम किसी बहुत बड़े समूह की योग्यताओं जैसे बुद्धि या ऊंचाई का मापन करते हैं तो प्राप्तांकों का वितरण एक विशिष्ट घंटी के आकार के वक्र में होता है। प्रमुख विशेषताएं। 1. घंटाकार आकृति, बेल शेप्ड। ये वक्र पूरी तरह से घंटी के आकार का होता है। ये बीच में सबसे ऊंचा और दोनों किनारों टेल्स पर धीरे धीरे नीचे गिरता जाता है। 2. सममितीय वितरण, सिमेट्रिकल। यह वक्र अपने मध्य बिंदु से 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। इसका बायां भाग और दायां भाग एक दूसरे की दर्पण छवि, मिरर इमेज होते हैं। 3. मध्यमान, मध्यांक और बहुलक की समानता। एक आदर्श एनपीसी में मध्यमान, मीन, मध्यांक, मीडियन और बहुलक, मोड तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। मीन इक्वल्स मीडियन इक्वल्स मोड। 4. अनंत स्पर्शी, एसिम्प्टोटिक। वक्र की दोनों भुजाएं आधार रेखा एक्स एक्सिस की ओर झुकती हैं लेकिन उसे कभी स्पर्श नहीं करती। ये माना जाता है कि ये अनंत तक फैली हुई हैं। 5. एक बहुलकीय, यूनिमोडल। इस वक्र का केवल एक ही उच्चतम बिंदु होता है जहां आवृत्तियां सबसे अधिक होती हैं। 6. क्षेत्रफल का वितरण, PM1 सिग्मा। मानक विचलन के बीच 68.26% मामले आते हैं। PM2 सिग्मा के बीच 95.44% मामले आते हैं। PM3 सिग्मा के बीच 99.73% मामले आते हैं। 6B थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ लर्निंग। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। उन्होंने प्रयास और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए हैं। मुख्य नियम, प्राइमरी लॉज। 1. तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। जब कोई जीव किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है तो वो उसे जल्दी सीख लेता है। यदि उसे बिना तैयारी के कार्य करने पर मजबूर किया जाए तो वो चिड़चिड़ापन महसूस करता है। 2. अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यह नियम बताता है कि अभ्यास से उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का संबंध मजबूत होता है। इसके 2 भाग हैं। उपयोग का नियम, बार बार अभ्यास करने से सीखना स्थायी होता है। अनुपयोग का नियम, अभ्यास छोड़ देने से ज्ञान विस्मृत, भूलना होने लगता है। 3. प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसे संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। यदि किसी कार्य को करने से सुखद परिणाम या संतोष मिलता है तो व्यक्ति उसे दोबारा करता है। दंड या असंतोषजनक परिणाम मिलने पर व्यक्ति उस कार्य को छोड़ देता है। गौण नियम, सेकेंडरी लॉज। थॉर्नडाइक ने 5 गौण नियम भी दिए। बहु अनुक्रिया का नियम, नई स्थिति में व्यक्ति कई तरह की अनुक्रियाएं करता है। मानसिक स्थिति का नियम, सीखने वाले की मनोवृत्ति उसके सीखने को प्रभावित करती है। आंशिक क्रिया का नियम, कार्य को छोटे भागों में बांटकर सीखना सरल होता है। सादृश्यता का नियम, पूर्व अनुभव के आधार पर नई परिस्थिति में व्यवहार करना। साहचर्य परिवर्तन का नियम, पुरानी अनुक्रिया को नए उद्दीपक के साथ जोड़ना। शिक्षा में महत्व। थॉर्नडाइक के नियमों ने शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण बनाया है। शिक्षक छात्रों की तत्परता जगाकर और पुरस्कार, प्रभाव का नियम का सही उपयोग करके शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। क्या आप प्रश्न संख्या 7